नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मेरा कल स्टडी विद शानू में। जिस प्रकार से हमने पर्यावरण की प्रश्नोत्तर श्रृंखला को प्रारंभ किया है, ठीक उसी प्रकार से आज हम उस श्रृंखला के अंतर्गत तीसरा वीडियो लेकर आए हैं और इसमें भी हम पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष उपस्थित करेंगे और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उनसे संबंधित जो भी फैक्ट बन सकते हैं, उनको हम आज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है कि पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। ठीक है, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है, पहला है बालू, दूसरा है दोमट मिट्टी, तीसरा है चिकनी मिट्टी, चौथा है बजरी। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो सबसे ज़्यादा पौधों की वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। कौन सी? दोमट मिट्टी, क्योंकि दोमट मिट्टी कम चिकनी होती है और इसमें 10 से 15% ह्यूमस यानी कि जीवांश की मात्रा भी पाई जाती है। तो पादप वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। ये भी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि इसमें 10 से 15% ह्यूमस और ये कम चिकनी होती है, इसकी जलग्रहण क्षमता भी अधिक होती है, इसमें कैपिलरी अधिक पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि जो केशिकत क्रिया जो होती है वो इस मिट्टी में अधिक तरह से हो सकती है, यानी कि दोमट मिट्टी क्या होती है? पादप वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला है, पौधे किस प्रकार से जल अवशोषित करते हैं? क्या है? पौधे किस प्रकार से जल अवशोषित करते हैं? पहला है गुरुत्वीय जल, दूसरा है केशिका जल, तीसरा है आर्द्रता जल, चौथा है क्रिस्टलीय जल। तो पहले हम एक एक चीज़ को देखते हैं। गुरुत्वीय जल किसे कहते हैं? वर्षा जब होती है तो वर्षा के कारण क्या होता है? जब वर्षा होती है तो वर्षा के कारण आप देखते होंगे कि ये जो लैंडफॉर्म है, तो इसमें वर्षा का जल जो रिस रिस कर नीचे जाता है, इसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय जल। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय जल बोलते हैं। इसके अलावा जो जल मिट्टी के कणों के बीच, जैसे ये मिट्टी है, जैसे मिट्टी है तो ये छोटा सा बना के दिखा रहे हैं हम, मिट्टी के ये कण हैं, तो कणों के बीच में जो ये वाला, ये जो बीच में जो कण है, ये वाला जो स्थान है, यहाँ पर क्या है? ये खाली स्थान है, यहाँ पर जो जल पाया जाएगा उसको बोलेंगे केशिका जल। क्या है? केशिका जल। जो मिट्टी के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं, खाली स्थान होते हैं, वहाँ जो पाया जाता है उसको बोलते हैं केशिका जल। और तीसरा है आर्द्रता जल। आर्द्रता जल कौन सा होता है? जो जल मिट्टी के कणों के बीच में जो परत होती है, जैसे ये है, जैसे हमने अभी बना के दिखाया था आपको, और ये इसके बीच में ये जो पोर्स है, ये वाला, ठीक है, ये जो बीच वाला, यहाँ पर चारों तरफ से इस पोर्स के ऐसे करके चारों तरफ ऐसे बाष्पीकृत रूप में जो उपस्थित रहेगी, जैसे ये पोर्स है, इसके अंदर से चारों तरफ इसकी दीवार पर जो अंदर से बाष्प के रूप में जो जल जमा रहेगा उसको बोलेंगे आर्द्रता जल। यानी कि जो जल मिट्टी के कणों के बीच चारों ओर पतली परत में बाष्पीय रूप में जमा रहता है उसको बोलते हैं आर्द्रता जल। इसके अलावा क्रिस्टलीय जल कौन सा होता है? क्रिस्टलीय जल वो जल होता है जो जल मिट्टी के कणों के बीच रासायनिक रूप से, यानी कि केमिकल रूप से संवर्धित रहता है, स्टोर रहता है। मिट्टी के कणों के बीच जो रासायनिक रूप से स्टोर रहता है उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय जल। ठीक है, तो पूछा है पौधे किस प्रकार से जल अवशोषित करते हैं? तो केशिका जल के द्वारा पौधे जल अवशोषित करते हैं। किसके द्वारा? केशिका जल। 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब एक बार दोबारा बता देते हैं, गुरुत्वीय जल किसे कहते हैं? वर्षा के बाद जो जल गुरुत्वाकर्षण के बाद भूमि की गहराई तक जाता है उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय जल बोलते हैं। केशिका जल किसको बोलते हैं? जो जल मिट्टी के कणों के बीच में जो खाली स्थान होते हैं वहाँ पाया जाता है उसको बोलते हैं केशिका जल। आर्द्रता जल किसे बोलते हैं? जो जल मिट्टी के कणों के बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है उसके चारों ओर परत के रूप में बाष्पीकृत रूप में जमे रहते हैं उसको बोलते हैं आर्द्रता जल। और जो जल मिट्टी के कणों के बीच रासायनिक रूप से संवर्धित रहता है उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय जल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि मित पोषणी या ओलिगोट्रॉफी झील का उदाहरण है। पहला है कश्मीर की डल झील, दूसरा है उड़ीसा की चिल्का झील, तीसरा है राजस्थान की सावर झील और चौथा है दक्षिण भारत की ऊटी झील। तो निम्नलिखित में से कौन सा मित पोषणी झील का उदाहरण है? तो सबसे पहले मित पोषणी झील जानते हैं क्या होती है। देखो, मित पोषणी झील को हम आपको समझा देते हैं यहीं पर ही। देखिए, डायग्राम से अच्छा समझ में आएगा, इसीलिए मैंने डायग्राम को लिया है कि मित पोषणी झील क्या होती है, जिसको हम ओलिगोट्रॉपिक झील भी कहते हैं।
इसमें क्या होता है, जल साफ होता है। ठीक है, जब जल साफ होगा तो इसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता ज़्यादा होगी। क्या होगी, पारदर्शिता ज़्यादा होगी। इसके अलावा इसकी तली में ऑक्सीजन पाई जाती है। क्या होती है, इसकी तली में ऑक्सीजन पाई जाती है। और इस झील की एक विशेषता ये होती है कि इसमें जलीय जीव जंतुओं और पादपों का उत्पादन बहुत कम होता है। क्या होता है, जलीय जीव जंतुओं और पादप का उत्पादन बहुत कम होता है। ऐसी झील को हम बोलेंगे ओलिगोट्रॉपिक झील। कभी आपसे पूछा जाए ओलिगोट्रॉपिक झील का जल कैसा होता है, तो साफ होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है। और ओलिगोट्रॉपिक झील की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उसमें किसी प्रकार के जलीय जीव जंतु और पादपों का उत्पादन नहीं होता। इसके अलावा ओलिगोट्रॉपिक झील में क्या होता है, तली में ऑक्सीजन यानी कि O2 उपस्थित होती है, जबकि यूट्रोफिक झील में क्या होता है, गंदा पानी होता है, ट्रांसपेरेंसी कम होती है और तली में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती। क्या होती है, ऑक्सीजन नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता होती है। अब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या है। तो मितपोषणी झील में ओलिगोट्रॉपिक झील का उदाहरण कौन सा है, तो जो राजस्थान की जो सावर झील है, ठीक है, जो राजस्थान की सावर झील है वो किसका उदाहरण है, वो हमारी मितपोषणी या ओलिगोट्रॉपिक झील का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, मितपोषणी या ओलिगोट्रॉपिक झील का उदाहरण है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओलिगोट्रॉपिक झील क्या होती है, इसको हमने आपको अच्छी तरह से बताया। अगला और अच्छा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। तो पहला है एक्वालाइन, दूसरा है हेलोकोलाइन, तीसरा है पिनेकोलाइन और चौथा है, इसको थर्मो होगा, था होगा यहाँ पर, धर्मो नहीं, थर्मोकोलाइन। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक्वालाइन क्या होता है। एक्वालाइन क्या होता है, किसी भी जल निकाय में समान पारिस्थितिकी तंत्र को कौन दर्शाता है, एक्वालाइन दर्शाता है। यानी कि किसी भी जल निकाय में जो समान पारिस्थितिकी तंत्र दर्शाता है उसको बोलते हैं एक्वालाइन। इसके बाद आता है हेलोकोलाइन। हेलोकोलाइन क्या होता है, किसी जल निकाय में उसकी जल की लवण प्रवणता को दर्शाता है। किसको जब आता है, लवणता को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है, लवणता को दर्शाता है या लवणता घनत्व को दर्शाता है। तो हेलोकोलाइन क्या होता है, किसी भी जल निकाय में लवणता घनत्व को कौन दर्शाता है, तो हेलोकोलाइन दर्शाता है। पिनेकोलाइन क्या होता है, किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। किसको, घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थर्मोकोलाइन क्या होता है, किसी जल निकाय में समान ताप प्रवणता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, समान ताप प्रवणता को दर्शाता है। तो एक बार दोबारा बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए। एक्वालाइन क्या होता है, किसी जल निकाय में समान पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है, एक्वालाइन। किसी जल निकाय में लवणता घनत्व को कौन दर्शाता है, हेलोकोलाइन दर्शाता है। और किसी जल निकाय में किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है, तो पिनेकोलाइन दर्शाता है। और किसी जल निकाय में समान ताप प्रवणता को कौन दर्शाता है, तो थर्मोकोलाइन दर्शाता है। इसमें क्या पूछा है कि जल निकाय में घनत्व प्रवणता कौन दर्शाता है, तो पिनेकोलाइन। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है 6 मौलिक जैविक तत्व कौन से हैं, या 6 मौलिक जैविक तत्व कौन से हैं। पहला ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। दूसरे में दिया गया है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम। तीसरा है कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, Hg यानी कि पारा। ठीक है, चौथा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीज, बोरान, क्लोरीन। तो इसमें पूछा गया है कि हमारे लिए जैविक तत्व कौन से हैं। तो जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर और फास्फोरस हैं, ये हमारे क्या हैं, जैविक तत्व हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड को बनाने में कार्य करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट की जो ये पार्ट होते हैं, ये हमारी बेसिक एनर्जी नीड को पूरा करते हैं। तो 6 जैविक तत्व कौन से हुए, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये हमारे जैविक तत्व होते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला हमारा और अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है। सबसे कम जैव विविधता किसमें देखी जाती है। पहला है चरम यानी कि क्लाइमेक्स समुदाय, दूसरा है क्रमकी यानी कि
सीरियल समुदाय, तीसरा है नवीन पायनियर समुदाय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पहली बात, चरम समुदाय क्या होता है? तो चरम समुदाय क्या होता है कि जब अनुक्रमण होता है, अनुक्रमण होने के बाद लंबे समय तक क्या होती है, अनुक्रमण की गति धीमी पड़ जाती है। क्या होता है, अनुक्रमण होता है तो उसके बाद कुछ समय बाद, जैसे अनुक्रमण कोई कार्य होता है एक निश्चित अवधि तक तो होता है, वही अनुक्रमण जो होता है, सक्सेशन जो होता है, एक अवधि के बाद धीमा पड़ जाता है। और धीमा पड़ने के बाद क्या हो जाता है कि एक समय ऐसा आता है कि जो अनुक्रमण होता है, अनुक्रमण के फलस्वरूप जो बनी क्या होती है, वो समुदाय जो बनता है, अनुक्रमण के फलस्वरूप जो समुदाय बनता है, वो जो वातावरण है उसके साथ क्या स्थापित कर लेता है, उसके साथ डायनामिक बैलेंस स्थापित कर लेता है, यानी कि भौतिक पर्यावरण को स्थापित कर लेता है, भौतिक पर्यावरण के साथ गतिज संतुलन स्थापित कर लेता है और पर्यावरण को परिवर्तित करने से रोक देता है। ऐसे समुदाय को चरम या स्थिर समुदाय कहते हैं। दोबारा बताते हैं आपको, जैसे अनुक्रमण होता है, सक्सेशन होता है पर्यावरण में, तो सक्सेशन की गति एक समय के बाद धीमी पड़ जाती है, और जब वह धीमी पड़ती है तो एक ऐसे समुदाय का आगमन होता है जो भौतिक पर्यावरण के साथ डायनेमिक संतुलन स्थापित कर लेता है और जो पर्यावरण में जो चेंज आ रहे होते हैं उनको रोक देता है। तो ऐसे समुदाय को हम क्या कहते हैं, चरम या क्लाइमेक्स समुदाय, या इसको स्थिर समुदाय भी कहते हैं। इसके अलावा जब इससे पहले क्या होता है कि जब चेंज आ रहे होते हैं, यानी कि जो ये तो रुकने की अवस्था है, ये लास्ट स्टेज है, इससे पहले की जो स्टेज होती है, यानी कि जो चेंजेस आते जाते हैं, यानी कि सभी बदलते हुए समुदाय को हम कहते हैं क्रमकी समुदाय। और जब सक्सेशन प्रारंभ होता है तो उसके बाद एक नया समुदाय पर्यावरण में जन्म लेता है, जिसको बोलते हैं नवीन समुदाय। ठीक है, क्या बोलते हैं, नवीन समुदाय बोलते हैं। तो हमें इसमें पता क्या करना है कि सबसे कम जैव विविधता किसमें होगी, तो सबसे कम जैव विविधता होती है नवीन समुदाय में। एक बार दोबारा मैं आपको इस चीज़ को बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कि जो पर्यावरण में अनुक्रमण की प्रक्रिया होती है वो लंबी समय के बाद धीमी पड़ जाती है, और धीमी पड़ने के बाद एक ऐसे समुदाय का आगमन होता है जो भौतिक पर्यावरण के साथ गतिज संतुलन स्थापित कर लेता है और पर्यावरण को परिवर्तित करने से रोक देता है। ऐसे समुदाय को चरम या स्थिर समुदाय कहते हैं। और इससे पहले जो भौतिक पर्यावरण में जो परिवर्तन आ चुके होते हैं उससे बनने वाले समुदाय को क्रमकी समुदाय, और परिवर्तनों के फलस्वरूप बनने वाले सबसे प्रथम समुदाय को नवीन समुदाय बोलते हैं। पूछा गया है सबसे कम जैव विविधता, तो सबसे कम जैव विविधता नवीन समुदाय में होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्लेब्सिएला क्या है? क्लेब्सिएला क्या है? तो क्लेब्सिएला क्या है? पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकर्ता, परजीवी, सहभोगी, परपोषी। तो जो क्लेब्सिएला होता है ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का ये कार्य करता है। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला है भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभक्त किया गया है। भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभक्त किया गया है सियाल, सीमा, नीफे। दूसरा है लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बायोस्फीयर। तीसरा है क्रस्ट, मैंटल, कोर। चौथा है बाहरी परत, मध्यवर्ती परत और केंद्रीय भाग। तो जो भूकंपीय आधार पर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभक्त किया गया है वो किया गया है लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बायोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बायोस्फीयर में भूकंपीय संरचना के आधार पर पृथ्वी को डिवाइड किया गया है। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है सोलर कुकर सूर्य के किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? क्या है? सोलर कुकर सूर्य की किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? पहला है पराबैंगनी किरणें, दूसरा है दृश्य प्रकाश किरणें, तीसरा है अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड किरणें, और चौथा है दीर्घ यानी कि लॉन्ग वेव्स। तो सूर्य जो सोलर कुकर होता है वो सूर्य की अवरक्त किरणों यानी कि इंफ्रारेड किरणों से एनर्जी अवशोषित करता है, ऊर्जा को अवशोषित करता है, और इसी के द्वारा क्या होता है, सोलर एनर्जी के द्वारा ही सोलर कुकर कार्य करता है। एक बात और बताते हैं, इंफ्रारेड ही किरणें वो होती हैं जिनके द्वारा मनुष्य को पृथ्वी पर गर्मी लगती है। क्या होती है? मनुष्य को पृथ्वी पर गर्मी किन किरणों के द्वारा लगती है? तो इन्हीं किरणों के द्वारा लगती है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं।
पूछा है जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है। पहला है भूमध्य रेखा, दूसरा है कर्क रेखा, तीसरा है मकर रेखा, चौथा है उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो जो रेखा पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड करती है उसको बोलते हैं हम 0 डिग्री रेखा। इक्वली डिवाइड करती है इक्वेटर बोलते हैं। तो यही रेखा जो होती है भूमध्य रेखा, जिसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, यहाँ पर पृथ्वी का वार्षिक तापांतर जो होता है वो न्यूनतम होता है। क्या होता है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है टैगा जीवोम कनाडा, यूरोप, एशिया और के भागों तक फैला हुआ है। बिल्कुल फैला हुआ है। दूसरा है टैगा विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक जीवोम है। बिल्कुल सही, ये भी सही बात है। तीसरा है टैगा में बहुत अधिक शंकुधारी वृक्ष उत्पन्न होते हैं। ये भी सही बात है। पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो तीनों कथन सही हैं। क्या है, तीनों कथन सही हैं। पहला कथन है टैगा जीवोम कनाडा, यूरोप और एशिया में फैले हुए हैं, ये भी सही है। दूसरा है टैगा विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक जीवोम है, ये भी सही है। और तीसरा है टैगा में बहुत अधिक शंकुधारी वृक्ष उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला है महोगनी, रोजवुड, अबुनस किस बायोम के वृक्ष हैं। क्या है, महोगनी, रोजवुड, अबुनस किस बायोम के वृक्ष हैं। पहला है विषुवतीय वन बायोम, दूसरा है भूमध्य सागरीय बायोम, तीसरा है मानसूनी बायोम, चौथा है टैगा बायोम। तो जो विषुवत रेखीय वन बायोम है उसके अंतर्गत आते हैं महोगनी, रोजवुड और अबुनस के वृक्ष, उसी के अंतर्गत आते हैं। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। पहला है देहरादून, दूसरा है भोपाल, तीसरा हरिद्वार, चौथा आपका दिया गया है अल्मोड़ा। तो जो देहरादून है और भोपाल है, इन दोनों में से ही पाया जाएगा, क्योंकि यहीं पर वन प्रबंधन से संबंधित, वनों से संबंधित संस्थान अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे आपको हम देहरादून के बारे में बता दें कि देहरादून में क्या पाया जाता है, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र पाया जाता है। इसके अलावा भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में पाया जाता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान भी देहरादून में पाया जाता है। लेकिन भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो भोपाल में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में पाया जाता है, जबकि भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान और भारतीय वन्यजीव संस्थान तीनों देहरादून में ही पाए जाते हैं। तो पूछा गया है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पाया जाता है, तो ये भोपाल में पाया जाता है। 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला आता है, अगला है अफ्रीका के जायरे बेसिन में कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाती है। क्या है, अफ्रीका में कौन सी जनजाति जायरे बेसिन में अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाती है। पहला है बुशमैन, दूसरा है पिग्मी, तीसरा मसाई, चौथा लंबरजैक। बुशमैन आपकी कालाहारी बस्तर में पाई जाती है, जबकि पिग्मी आपकी कांगो बेसिन या जायरे बेसिन में पाई जाती है। मसाई आपकी कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया में पाई जाती है। जैसे अगर मैंने बता दिया है पिग्मी आपकी कांगो बेसिन में पाई जाती है, और भी मैंने ये भी बताया था कि जायरे बेसिन को ही क्या कहते हैं, जायरे बेसिन को ही हम कांगो बेसिन कहते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का यहीं से आंसर मिल जा रहा है कि जायरे बेसिन में कौन सी पाई जाती है, पिग्मी। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और पिग्मी की जनजाति जो होती है वो कांगो बेसिन, यानी कि अफ्रीका की जो कांगो नदी है उसको जायरे भी बोलते हैं। कांगो बेसिन में क्या होती है, अफ्रीका में जो पेड़ पाए जाते हैं उन कांगो बेसिन के आसपास, उन पेड़ों के ऊपर अपना घर बनाकर रहती है पिग्मी जनजाति। 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला है रेनडियर किस बायोम का जंतु है। पहला है टुंड्रा, दूसरा है टैगा, तीसरा आपका है रूपसागर बायोम, चौथा है शीतोष्ण बायोम। तो जो आपका रेनडियर होता है ये क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, डॉग होता है। क्या होता है, डॉग होता है। और इसका उपयोग स्लेज गाड़ी खींचने में किया जाता है। क्या खींचने में किया जाता है, स्लेज गाड़ी खींचने में किया जाता है। और ये एक टुंड्रा बायोम के अंतर्गत आता है।
किस बायोम का जंतु है? ये टुंड्रा बायोम का जंतु है। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? या निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? पहला है सिक्किम, दूसरा है गोवा, तीसरा है हरियाणा, चौथा है केरल। तो जो भारत में वन क्षेत्र न्यूनतम है वो हरियाणा का है। किसका है? हरियाणा का न्यूनतम है, जबकि सर्वाधिक एमपी का है। किसका है? एमपी का है। और सर्वाधिक प्रतिशत की दृष्टि से, यानी कि जितना क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा टोटल किसका है? तो ये आपका मिजोरम का पड़ता है। किसका पड़ता है? मिजोरम का। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं वन? मध्य प्रदेश में। और टोटल प्रतिशत की सबसे ज़्यादा मिजोरम में और सबसे कम हरियाणा में पाए जाते हैं। अगला है, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? पहला है ऑप्शन फ्रांस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है चेकोस्लोवाकिया और चौथा है रोमानिया। तो जो काले वन पाए जाते हैं वो आपके जर्मनी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जर्मनी में। जर्मनी में आपके पाए जाते हैं ब्लैक फॉरेस्ट, जिसको आपने इंग्लिश में सुना होगा, ब्लैक फॉरेस्ट। और हॉर्ज पर्वत पाया जाता है। जो हॉर्ज पर्वत होता है वो एक भ्रंश यानी कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आता है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। तो पहला ऑप्शन है पीपल, दूसरा है बरगद, तीसरा है आम, चौथा है पाकड़। तो जो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष होता है उसको हम बोलते हैं बरगद या बनियान ट्री भी बोलते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम फिकस बेंगालिसिस होता है। क्या होता है? फिकस बेंगालिसिस उसका वैज्ञानिक नाम होता है। जब कभी आपसे हमारा राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए और नीचे जैसे यहाँ पर पीपल का वैज्ञानिक नाम, सबके वैज्ञानिक नाम नीचे दे दिए जाएँ तो वहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ बरगद का नाम बताया। फिकस बेंगालिसिस जो होता है वैज्ञानिक बरगद का वैज्ञानिक नाम होता है और ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष होता है। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये हमारा, कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का मुख्यालय स्थित है। जबकि कोलकाता में आपका BSI और ZSI का मुख्यालय है, यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। ये भारत में स्थित संकटापन्न और दुर्लभ प्रजातियों की लिस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। तो जिस प्रकार से आज हमने आपके समक्ष कुछ प्रश्नों को डिस्कस किया, निरंतरता के साथ ऐसे ही कुछ प्रश्नों को हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। नमस्कार।